देखो भाई, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिए थे इनकी कॉन्फ़िगरेशन, एपिमर वगैरह के बारे में हमने पढ़ लिया था। अब हम देखते हैं कि हमारा जो ग्लूकोज है, हमने क्या देखा था, इस ग्लूकोज या फ्रक्टोज उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। लेकिन हम देखते हैं कि इसकी रिंग स्ट्रक्चर भी एग्जिस्ट करती है। अब रिंग स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करती है तो कोई दूसरी चीज़ तब आती है तो पहली वाली थ्योरी फेल हो जाती है। तो इसलिए हमारी जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर ना हो के हम मानते हैं कि रिंग स्ट्रक्चर होती है ग्लूकोज की एक्चुअल। तो इसकी कुछ लिमिटेशंस थी ओपन चेन स्ट्रक्चर की, जिसके बेस पे हमें बोला गया कि जो हमारी ग्लूकोज की ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो एग्जिस्ट करने के बजाय चेन फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है भाई, तो इसकी जो लिमिटेशन थी वो क्या थी वो देखते हैं। सबसे फर्स्ट लिमिटेशन थी कि हमें इसके पास फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं। एल्डिहाइड वाला ग्रुप दिखाई दे रहा है, या फिर कौन से दिख रहे हैं हमें, एल्कोहल्स वाले ग्रुप। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि जो हमारा डी ग्लूकोज है, डी प्लस ग्लूकोज, ये बहुत सारी ऐसी रिएक्शंस नहीं दे रहा था जो एल्डिहाइड्स देता है। तो क्या बोलेंगे हम, डी ग्लूकोज डज नॉट undergo certain reactions which are given by aldehyde, which are given by aldehyde। तो कुछ ऐसी रिएक्शन जो हमारे नॉर्मल एल्डिहाइड्स तो देते हैं लेकिन ग्लूकोज नहीं दे रहा था। वो नहीं दे रहा मतलब उसके अंदर या तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं है या फिर वो किसी और फॉर्म में प्रेजेंट है। तो जो कुछ रिएक्शंस थी, जैसे फॉर एग्जांपल अब सोडियम बाईसल्फाइड के साथ रिएक्शन हो, या फिर स्किफ टेस्ट हो, तो जो हमारा डी ग्लूकोज है वो ना तो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ एडिशनल प्रोडक्ट देता है और ना ही स्किफ टेस्ट पॉजिटिव देता है। इस वजह से हम बोलते हैं तो ये होती है हमारी एल्डिहाइड की स्पेसिफिक रिएक्शन होती है। एल्डिहाइड ग्रुप अगर प्रेजेंट हो तो वो सोडियम बाईसल्फाइड के साथ एडिशन प्रोडक्ट बनाता है। आप लोगों ने पढ़ा था एल्डिहाइड कीटोन्स की रिएक्शन के अंदर, लेकिन हमारा ग्लूकोज ऐसा नहीं करता। तो ये क्या हो गई थी, उसकी लिमिटेशन हो गई थी। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारा डी ग्लूकोज है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज और एक हमारे पास बीटा। मतलब अब जो ग्लूकोज था वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, एक अल्फा ग्लूकोज, दूसरा बीटा ग्लूकोज। कैसे पता चला, तब हम ग्लूकोज को रूम टेम्परेचर के अंदर उसको उसके अंदर रखते हैं। मतलब ग्लूकोज वाटर से या किसी भी अल्कोहल से क्रिस्टलाइज किया गया रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल टेम्परेचर पे, तो हमें क्या मिलती है, अल्फा फॉर्म मिलती है। और जो अल्फा फॉर्म होती है या फिर जो हमें ग्लूकोज मिलता है उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 149 केल्विन और उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन होती है 112 डिग्री। ठीक है, तो लेकिन जब हम उसे क्या करते हैं, अगर टेम्परेचर हमने 371 से अबाव कर दिया तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट होता है 423 केल्विन और उसकी स्पेसिफिक रोटेशन होती है +19 डिग्री। ठीक है, तो ये तो क्या था हमें नॉर्मल टेम्परेचर पे, और जब क्या हो टेम्परेचर ग्रेटर देन 371 केल्विन, तो उस टाइम हमें क्या मिल रहा है, ग्लूकोज का एक दूसरा आइसोमर मिल रहा है जिसका मेल्टिंग पॉइंट तो है 423 केल्विन और जिसकी स्पेसिफिक रोटेशन है 19 डिग्री। अब स्पेसिफिक रोटेशन क्या होती है, आपको पता है कि हमारे जो कंपाउंड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। और जिस एंगल से ये रोटेट करवाते हैं वो क्या होता है, उसका स्पेसिफिक रोटेशन पता है आप सभी को। मतलब तब हमारी जो पाथ लेंथ हो वो 1 सेंटीमीटर और कॉन्सेंट्रेशन हमारी 1 मोलर हो, उस टाइम पे जो हमारा सब्सटेंस है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कितने डिग्री से रोटेट करवाता है उसे क्या बताता है, हमारे स्पेसिफिक रोटेशन बताते हैं। तो हमारे डी ग्लूकोज के दो फॉर्म हमने देखे कि दो आइसोमर मिले, एक तो अल्फा वाला दूसरा बीटा वाला। अल्फा वाले का मेल्टिंग पॉइंट था 419 केल्विन, बीटा वाले का था 423 केल्विन। इसकी स्पेसिफिक रोटेशन थी +112 और उसकी थी +19 डिग्री। ठीक है भाई, तो यहाँ से क्या पता चला कि हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो इसकी स्ट्रक्चर अलग अलग होगी, या फिर कहीं ना कहीं पे क्या होगा हमारे पास ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जिसके अलोंग
किसी OH ग्रुप की या H पोजीशन की जो पोजीशन है वो आपस में इंटरचेंज हो सके तभी तो आइसोमर बनेंगी। तो इसकी वजह से ये क्या हो गया था कि फेल हो गया था कि ये दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये बात हमारी रिंग जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। उसके बाद थर्ड और इम्पोर्टेंट पॉइंट है म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन क्या होता है? अभी हमने देखा कि हमारे पास दो आइसोमर एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक अल्फा और एक बीटा। तो अल्फा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज है, लेकिन तब हम हमारे नॉर्मल हमने ग्लूकोज लिया, उसके अंदर अल्फा वाले भी प्रेजेंट है, बीटा वाले भी प्रेजेंट है। या फिर अल्फा वाले को थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे छोड़ दिया जाए या बीटा वाले को, तो वो क्या कहते हैं, एक इक्विलिब्रियम अटेन कर लेते हैं। थोड़े टाइम के बाद इक्विलिब्रियम मिक्सचर आ जाते हैं। अल्फा की अभी हमने देखी थी कि स्पेसिफिक रोटेशन कितनी थी, 112 डिग्री, और इसकी कितनी थी भाई, 19 डिग्री। और जो हमारा इक्विलिब्रियम है उसकी कितनी आएगी, 52.7 डिग्री। तो क्या होता है, अल्फा ने अपनी स्पेसिफिक रोटेशन कर ली और 112 से कितना आ गया, 52.7 के ऊपर, और इसने अपनी इंक्रीज करके 19 से आ गया 52.7 के ऊपर। तो क्या हुआ, इनकी जो रोटेशन थी, स्पेसिफिक रोटेशन है, वो चेंज हो गई और किसके अंदर, और क्या हो गया, इसकी तो कम हो गई, इसकी ज़्यादा हो गई, और एक इक्विलिब्रियम इसने अटेन कर लिया। इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं भाई, म्यूटा रोटेशन। सो दिस फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड विद इन इक्विलिब्रियम वैल्यू इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। ठीक है, तो जो हमारे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है में एग्जिस्ट ना करके इक्विलिब्रियम मिक्सचर में हमें, या इक्विलिब्रियम मिक्सचर हमें मिलता है ग्लूकोज का, तो उसके बारे में, या जो भी हमारी फिनोमिना है म्यूटा रोटेशन, इसके बारे में भी हमारी ओपन चेन स्ट्रक्चर कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, तो ये भी इसकी लिमिटेशन थी। उसके बाद जो इस हमने तब इसका क्या लिया, आपने यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी थी, क्या करते हैं यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर अपनी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो इसमें हमने देखा कि जो यूवी स्पेक्ट्रम हमें मिला वो भी ग्लूकोज के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप की प्रेजेंस शो नहीं कर रहा था। ठीक है, और अगर हमारे पास दो टाइप के हैं, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, तो जब हमने इनके ग्लूकोसाइड बनाए, कैसे बनाते हैं ग्लूकोसाइड्स, इथाइल अल्कोहल के साथ, इथाइल या मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं अपने जो भी ग्लूकोज है, किसकी प्रेजेंस में, अनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में, तो हमें ग्लूकोसाइड्स की फॉर्मेशन होती है। तो हमने देखा तब डी ग्लूकोज से ग्लूकोसाइड्स की फॉर्मेशन कराते हैं तो भी हमें दो मिक्सचर मिलते हैं, मिथाइल अल्फा डी ग्लूकोसाइड और बीटा मिथाइल बीटा डी ग्लूकोसाइड। ठीक है, पर अभी ग्लूकोसाइड आपने पढ़ लिए थे, तो ये थी इसकी लिमिटेशन। तो 5 लिमिटेशन पढ़ी है। फर्स्ट हमने कि ये क्या होते हैं, एल्डिहाइड के कुछ रिएक्शन शो नहीं करते हैं। दूसरा कौन से नहीं करते, बाइसल्फेट, और कौन सा, स्किफ टेस्ट नहीं देते हैं। तो ये बात हमारी ओपन चेन एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी। दूसरा हमारे जो डी ग्लूकोज है वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, दो आइसोफॉर्म में, एक अल्फा डी ग्लूकोज, दूसरा बीटा डी ग्लूकोज। अगर टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे हो क्रिस्टलाइन फॉर्म में तब निकाला जाए तो अल्फा, और अगर टेम्परेचर 371 केल्विन से ज़्यादा हो जाए तो बीटा। फिर इन्होंने म्यूटा रोटेशन के फिनोमिना को एक्सप्लेन नहीं किया था। फोर्थ पॉइंट हमारा क्या नहीं किया था इसने, जो मिथाइल ग्लूकोसाइड की फॉर्मेशन होती है उसमें भी अल्फा और बीटा दो टाइप के आइसोमर बन रहे थे। और तीसरा हमारा लास्ट वन, यूवी स्पेक्ट्रम ने भी क्या बताया कि इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता। तो इन सारी लिमिटेशंस को दूर करने के लिए, क्योंकि इन्होंने बताया, टोलन्स ने बताया, एक हमारे पास साइंटिस्ट था टोलन, इसने क्या बताया कि ये सारी लिमिटेशन थी इसके, या फिर जो ऊपर वाली फैक्ट है इनके बेस पे इसने बताया कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है या जो हमारा CHO ग्रुप है इज डज नॉट अकर्स इन डज नॉट अकर फ्री इन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज के अंदर ये फ्री फॉर्म में जो हमारा CHO है वो नहीं होता, बल्कि फ्री फॉर्म में ना होकर किसके फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, साइक्लिक हेमी एसिटल के फॉर्म में। ठीक है, और इसके बेस के ऊपर इसने क्या बताया, और जो हेमी एसिटल है वो कहाँ मिलता है, एल्डिहाइड ग्रुप, क्योंकि अभी हमने स्ट्रक्चर देखी थी, ये होती है CHO CH2OH OH OH HOH।
तो अब ये फॉर्म होती है, इसने बताया कि किस में मिलेगा, हेमी एसिटल। हेमी एसिटल किसके साथ मिलेगा, जो हमारा एल्डिहाइड ग्रुप है और साथ में जो 5th पोजीशन वाला OH ग्रुप है, मतलब ये और ये, इनमें हेमी एसिटल की फॉर्म में मिलेगा। तो अब क्या मिलेगा, ये CHOOH, मतलब एक साइड H एक साइड OH, फिर बाकी सारे एज इट इज़ COH HCHOH OH H, और ये इधर H, और ये हेमी एसिटल फॉर्म हो गई इसके साथ, और नीचे CH2OH। तो ये हो गई इसकी भाई फॉर्म। ठीक है, तो ये थी इसकी साइक्लिक फॉर्म। तो जो टॉलरेंस ने जो बताया कि जो साइक्लिक एमी एसिटल है वो किस में बन रहा है, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप और C5th कार्बन पे। नंबरिंग दोगे तो 1 2 3 4 5, कहाँ दिक्कत आ रही है, 1 2 3 4 और 5। तो एल्डिहाइड ग्रुप और C5th के बीच में हेमी एसिटल की फॉर्मेशन हुई है। तो इस वजह से जो हमारी स्ट्रक्चर है वो अब ये वाली ऑब्टेन हो जाएगी। हम कह सकते हैं ये है हमारी साइक्लिक स्ट्रक्चर। ठीक है भाई, अब देखो इसके एविडेंस में, या फिर देखते हैं हम जस्टिफिकेशन इसका, कि इसने उन जो हमारी लिमिटेशंस थी उनको जो भी है दूर किया या नहीं किया, तो वो देखेंगे फर्स्ट। अब जो हमारा फर्स्ट है, इस कार्बन के ऊपर H और OH दो वैलेंसी है, तो क्या हो सकता है, एक बार ये OH राइट साइड जा सकता है, एक बार OH लेफ्ट साइड जा सकता है। तो अगर C1 कार्बन के ऊपर जो हमारा OH ग्रुप है वो कहाँ हो, राइट हैंड साइड। C1 मतलब इस वाले कार्बन के ऊपर जो ऊपर है, इसके ऊपर जो एक OH और H है। अब अगर OH ग्रुप राइट साइड है और H ग्रुप लेफ्ट साइड है, तो क्या बोलते हैं उसे, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर OH ग्रुप लेफ्ट साइड है तो उसे बोलते हैं बीटा डी। तो अगर लेफ्ट में है तो उसे बोलते हैं भाई बीटा ग्लूकोज या बीटा डी ग्लूकोज। तो इसने इस बात की जस्टिफिकेशन दे दी थी। यहाँ से अगर मैं स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो कैसे बनाओगे अल्फा डी ग्लूकोज का, ये था, बाकी वाली स्ट्रक्चर एज इट इज़, ये OH इधर, इसमें H इधर, ये COH, ये CHOH H, OH, ये C, इससे नीचे CH2OH जोड़ा है, इधर H आएगा, और इससे और इसके बीच एसिटल फॉर्म है, हेमी एसिटल। अब जो OH ग्रुप है वो हमें कहाँ रखना है, राइट साइड। तो ये क्या हो गया भाई हमारे पास, अल्फा डी ग्लूकोज। और अगर ये OH इधर हो, ये पूरा एज इट इज़ बना लेना। इस OH को देख लो, इससे इधर 5 से ये बन जाएगा, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना इधर CH2OH। तो अब ये OH ग्रुप किधर आ गया, लेफ्ट साइड। तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, बीटा डी ग्लूकोज। तो ये थी इसकी फर्स्ट जस्टिफिकेशन। और अब इन दोनों में अगर बात की जाए तो जो सिर्फ हमारा एक कार्बन है उसी के ऊपर वैलेंसी डिफरेंट है, बाकी तो सारा ये और ये वाली नीचे वाली स्ट्रक्चर बाकी दोनों में एज इट इज़ मिलेगी। अरे ये नीचे जो ग्रुप है ये वही मिलेंगे जो इसके अंदर है। तो अब सिर्फ एक कार्बन के ऊपर वैलेंसी डिफरेंट है, या वैलेंसी नहीं, कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो इसके ऊपर OH राइट साइड में है, इस पर लेफ्ट साइड में, तो सिर्फ एक कार्बन के ऊपर ही कॉन्फ़िगरेशन डिफरेंट है। तो और वो कार्बन भी कौन सा है हमारा, C1। तो जो ऐसे आइसोमर्स है उन्हें क्या बोलते हैं भाई, एनोमर्स। सिंपल एक पे हो उसे क्या बोलते हैं, एपिमर। और अगर C1 पे हो तो उसे स्पेसिफिक नाम दे देते हैं एनोमर्स। तो ये दोनों अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आपस में क्या है, एक दूसरे के मोनोमर है। ठीक है भाई, तो ये थे हमारे पास इसका जस्टिफिकेशन। ठीक है, तो कर लोगे। तो इसकी जो पहली लिमिटेशन थी कि ये
हमारा दो फॉर्म में, एक तो हमारा पहला तो वहीं से हो गया था कि ये स्किफ्ट सोडियम बाइसल्फाइड और स्किफ्ट टेस्ट नहीं दे रहा था, ये लिमिटेशन थी पहले। वो सॉर्ट आउट कहाँ से हो गई कि जो हमारा CH या एल्डिहाइड ग्रुप है वो फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है ही नहीं। अब फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है नहीं है तो एल्डिहाइड वाली रिएक्शन भी नहीं मिलेगी। तो पहली लिमिटेशन वहाँ से सॉर्ट आउट हो गई। सेकेंड क्या थी हमारे पास कि हमारा दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो ये कहाँ से सॉल्व हुई, यहाँ से। अब क्योंकि हमारे पास अभी हमने देख ली दो फॉर्म आ गई, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। थर्ड म्यूटा रोटेशन वाले पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।